हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चैम्पियनी में। तो गाइस आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जैसा गाइस आपको पता है कि अभी हमारे जो सीजल की आंसर की आई है, अब इसके बाद आपका क्या कहते हैं पोस्ट प्रेफरेंस आएगी। पोस्ट प्रेफरेंस के बाद जो आपका लास्ट जो स्टेप होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें हम स्पेशली जो बात करेंगे वो हम करेंगे जो सीजल 2024 है उसकी हम बात करेंगे। पर गाइस जो ये प्रोसेस है ज़रूरी नहीं है कि बस सीजल के लिए वैलिड है। ये CHSL हो 2024 या कहते हैं कोई भी एग्ज़ाम है, SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें कहते हैं जो मैं ये बताऊंगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, इसमें वो सारी चीज़ों के कहते हैं काम आएगी। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो गाइस जैसा आपको पता है कि मैं कहते हैं सीजल 2022 से कहते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सिलेक्टेड हो और वर्किंग हो। तो मैं कहते हैं MTS 2021 में भी सिलेक्टेड था, CHSL 2021 में भी सिलेक्टेड था। इवन कि मैं सीजल 2021 में मैं कहते हैं AR 432 आई थी। सीजल 2022 में मैं AAO और सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 में मैं कहते हैं सिलेक्टेड हूँ। और जब तैयारी के दौरान मेरा कहते हैं मैंने एंट्रेंस MCOM का एंट्रेंस दिया था, तो उस समय भी कहते हैं जो मेरी AR 91 आई थी। तो ये था मेरा ब्रीफ डिस्कशन। तो हम आपके इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे और SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये वैलिड फ्रूटफुल होगी। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा A to Z, जो कहते हैं DV के टाइम होता है और जो मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ भी बताऊंगा जो आप कहते हैं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से पॉइंट हम कहते हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो हम DV का प्रोसेस देखेंगे कि सबसे जो DV का प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से प्रोसेस है, क्योंकि DV एक आप कह सकते हो कि एक ब्रॉड प्रोसेस है, उसके भी अंदर कहते छोटे छोटे प्रोसेस है, तो इसको मिला के एक DV का प्रोसेस होता है। और सेकंड हमें कहते हैं इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हमें किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और क्या रीज़न होता है कि कुछ लोग कहते हैं रिजेक्शन होते हैं। मेरे बैच में भी कुछ लोग कहते हैं रिजेक्शन होते हैं। इवन कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुझे किस चीज़ का दिक्कत का फेस करना पड़ा था DV के दौरान। और इवन कि मैं कहते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं और अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है। तो यूट्यूब में कहते हैं इसके ऊपर में काफ़ी डिटेल में किसी ने भी बात नहीं कही है, तो मैं आपको कहते हैं अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बताऊंगा। और करेक्टर सर्टिफिकेट में कहते हैं काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि आपको कहते हैं एक गेजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर करवाने हैं, 2 के करवाने हैं। तो मैं आपको कहते हैं और किससे कराना है, कौन कहते हैं गेजेटेड ऑफिसर होता है, तो उसके बारे में बताऊंगा। और मेडिकल प्रोसेस में किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, मेडिकल प्रोसेस कैसा होता है। और इसके बाद जो वीडियो आएगी आपकी मेडिकल प्रोसेस के बारे में आएगी। तो आप कहते हैं नेक्स्ट वीडियो आप इसी के लिए प्रिपेयर रहना, ताकि मैं आपको पहले से बता दूं कि अगर आप कहते हैं मेडिकली आप लगता है कि आप मेडिकली अनफिट हो, तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं पहले से कहीं से प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना कहते हैं मेडिकल टेस्ट करा लेना, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। और लास्ट जो पॉइंट है कि कुछ छोटे छोटे मोटे डाउट होते हैं जिसका डिटेल में कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो छोटी सी तो बात होती है पर आपके दिमाग में वो मतलब परेशान करती है। तो कॉमन डाउट्स क्या हैं और कहते हैं क्या क्या कॉमन क्वेश्चन है, उन चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा, क्योंकि जब मैं अभी कहते DV के दौरान है तो मेरे दिमाग में काफ़ी क्वेश्चन आए थे। अगर आपको कहते हैं इसके अलावा कुछ भी चीज़ डाउट में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो फिर मैं आपको कहते हैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा। और ये जो कहते हैं PDF है मैं आपको कहते हैं टेलीग्राम के चैनल में शेयर कर दूंगा, ताकि आप कहते हैं जब DV कराने जाए तो आप इन सारी चीज़ों में आपके पास एक लिस्ट रहेगी कि मुझे कौन कौन से DV कराने हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि DV प्रोसेस। तो DV प्रोसेस में जो सबसे पहला आपका प्रोसेस होता है, जब आपका कहते हैं सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद आपका कहते हैं स्टेट एलोकेशन आएगी। देन स्टेट एलोकेशन के बाद किसी किसी चीज़ जगह पे आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन आता है। जैसे आपका कहते हैं CSS हो गया, तो CSS में तो आपको दिल्ली मिलेगी, तो उसमें फिर आपके अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ होती है। ऐसे कहते हैं अगर जैसे मेरे AAO की तो हमारे कहते हैं स्टेट एलोकेशन आता है
और स्टेट एलोकेशन के बाद रैंडमली वो कहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। कोई डिफेंस होता है, कोई रेलवे होता है, कोई कमर्शियल होता है, कोई सिविल होता है, वो अलग अलग होता है। तो आपका फर्स्ट सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका स्टेट एलोकेशन या डिपार्टमेंट का एलोकेशन। उसके बाद आपका कहते हैं एक अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करा जाता है। अटेस्टेशन फॉर्म में आपकी कहते हैं बेसिक डिटेल दी जाती है। आपको बेसिक डिटेल दी जाती है, जैसे आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपकी कहते हैं क्वालिफ़िकेशन। ये एक तरह से कह सकते हो कि जब आप ये डिटेल दोगे, इसके बेस पे जब आप ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, उसके बाद में भी आपके कहते हैं पीछे क्रॉस चेक होगा। क्योंकि गाइस मेरा भी अभी कहते हैं दिल्ली पुलिस से कहते हैं वेरिफिकेशन हुआ है। तो आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म में आपको सारी डिटेल करेक्ट देनी है। जो भी आपको डाउट है, जो भी चीज़ें है, आप क्लियर ही बताना। अगर आपने मान लो कि किसी ने गलत डिटेल दे दी और वहाँ पे उन्होंने कुछ और फाइंड आउट करा, तो आपकी कहते जॉब चली जाएगी। मान लो कि जैसे आपके खिलाफ़ कोई कहते हैं केस चल रहा है, पर वो केस में आप कहते क्रिमिनल साबित नहीं हुए, पर आपका वो कहते केस है और केस के दौरान आपने उसको ऑल्दो कहते हैं वो केस आपके अगेंस्ट में नहीं है, आपके बस किसी ने एलिगेशन लगाया था, वो प्रूफ नहीं हुआ। पर आपने अगर अटेस्टेशन फॉर्म में उसको कहते हैं अगर मेंशन नहीं करा, तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका कहते हैं जब दिल्ली पुलिस के थ्रू या किसी भी स्टेट जो पुलिस है उसके थ्रू आपकी वेरिफिकेशन होगी, और आपका अगर पकड़ा गया कि आपने बताया कि आपके अगेंस्ट में कोई केस नहीं था या कोई एलिगेशन नहीं, और आपने मेंशन कर दिया कि नहीं है, और वहाँ पे अगर वो चीज़ फाइंड आउट हुई, तो आपका कहते हैं सिलेक्शन में रुक जाए। क्योंकि मैंने भी एक ऐसा केस सुना था, ऑल्दो उसके अगेंस्ट वो केस था, पर वो कहते हैं कम्प्लीटली वो कहते हैं प्रूवन नहीं था, फिर भी उसने कहते हैं डिपिक्ट नहीं करा, पर उस वजह से क्या हो गया, उसका सिलेक्शन रुक गया। तो इसलिए आपको जो भी डिटेल देनी करेक्ट देना, बेशक वो चीज़ें प्रूव हो या ना हो, पर आपको डिटेल पूरी देनी है। फिर उसके बाद जब आप अटेस्टेशन फॉर्म दे देते हो, फिर आपको कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर आता है। ज्वाइनिंग लेटर में आपको कहते हैं डेट दी जाती है किसके बीच में आपको कहते हैं ज्वाइनिंग करनी है, और साथ ही साथ आपको ज्वाइनिंग करनी है कितने दिनों के बीच में करनी है, और उसमें आपका कहते हैं करेक्ट। इसके अंदर आपका क्या होता है, या तो मेडिकल फॉर्म होता है। कुछ लोग क्या होता है कि मेडिकल फॉर्म आपको अपनी स्टेट से करा के जाना पड़ता है, और कुछ का क्या होता है कि जिस स्टेट में आप पोस्टेड हो गए उसी कहते स्टेट में आपको कहते हैं मेडिकल करवाना होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरी चीज़ इसमें आती है अटेस्टेशन फॉर्म, जो मैंने आपको बताया कि आपको डिटेल देनी है। फिर आपका कहते हैं आपको ये पहले अटेस्टेशन फॉर्म दिया, फिर आपको दोबारा वो अटेस्टेशन की फॉर्म की डिटेल देनी है। आपसे दोबारा मतलब आपको क्रॉस चेक करें, तो जो पुराना वाला आपका अटेस्टेशन फॉर्म होगा ना, उसको ध्यान में रखना। अगर आपकी डिटेल मिसमैच हो गई तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत की सामना कर सकते हो। और इसके अलावा एक आता है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट में करेक्टर आपके सर्टिफिकेट में आपको क्या होता है कि आपको किसी भी एक गैजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर कराते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि 2 गैजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर करवाते हैं, पर गाइस मेरे केस में तो मेरे को गैजेटेड ऑफिसर एक ही इसकी सिग्नेचर कराते हैं। गैजेटेड ऑफिसर कोई भी हो सकता है, या तो आईटी ऑफिसर हो सकता है, या सुपरिटेंडेंट हो सकता है जीएसटी इंस्पेक्टर में, या आपका कोई स्कूल का टीचर हो सकता है। तो मैंने भी जो मेरा पुराना जो प्राइमरी स्कूल था, जो सेकेंडरी वाला स्कूल था, मैंने वहीं से अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर कराई थी, और उनकी गलती स्टैम्प भी लगानी ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप जब ये डिपार्टमेंट जाते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या तो मेडिकल पहले करा के चले जाओ, या मेडिकल क्या होता है वो कोई ना कोई हॉस्पिटल एलोकेट करते हैं, आपको वहाँ से करा के जाना पड़ता है। तो मुझे भी कहते हैं जो मेडिकल था, मैं दिल्ली से करा के नहीं गया था, मैं मेडिकल वहीं पे जो उन्होंने हमें डीवी के बाद जो हॉस्पिटल एलोकेट करा था, हमें वहाँ पर कहते हैं मेडिकल करवाना पड़ा था, और हमारा पूरा दिन लग गया था उसमें। तो ये तो हमारा कहते हैं ये प्रोसेस होता है, आपकी इन प्रोसेस से आपको होके जाना पड़ेगा। देन उसके बाद आता है कि हमें कहते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो गाइस जो आपकी फ़र्स्ट होती है वो जो आपकी होती है 10th की मार्कशीट और कहते हैं सर्टिफिकेट। तो किसी किसी के कहते हैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आते हैं, पर पहले क्या होता था मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है। स्पेशली जो आपकी 10th की मार्कशीट होती है उसी के बेस पे आपकी कहते हैं डेट ऑफ बर्थ कंसीडर की जाती है। आपकी जो एज होगी वो कहते हैं 1 अगस्त 2024 से दिखाए। फिर उसके बाद कहते हैं आपकी कहते हैं 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है। तो किसी किसी का एक साथ होता है, किसी किसी का अलग होता है।
फिर आपके होते हैं ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन की एक तो मार्कशीट होती है, एक डिग्री होती है। तो डिग्री कहते हैं, आपको पता है कि डिग्री तो कहते हैं काफ़ी समय बाद मिलती है। तो उस केस में मेरे को कहते हैं डिग्री मिल गई थी, क्योंकि मेरे को उस टाइम डिग्री मिल गई थी। पर काफ़ी लोगों को कहते हैं डिग्री तब तक नहीं मिलती। तो आप कहते हैं अपने जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ से जाकर आप कहते हैं एक प्रोविजनल कहते हैं डिग्री भी ले सकते हैं, वो भी वैलिड है। और मार्कशीट, मार्कशीट काफ़ी केस में क्या होता है कि जो मार्कशीट होती है सेमेस्टर वाइज होती है और किसकी होती है कंप्लीट। तो वैसे गाइस कहते हैं फाइनल ईयर की मार्कशीट, तो फाइनल ईयर की मार्कशीट चल जाती है। पर फिर भी आप कहते हैं अपनी पूरी कहते हैं सारे जितने भी सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर की कहते हैं अपनी मार्कशीट लेके चले जाना है। क्योंकि पता नहीं है कि आप कहते हैं, क्योंकि गाइस ये देखो इस समय कहते हैं आपका एसएससी का हेड ऑफिस डीवी नहीं करा था, तो उसमें बचने के चांसेस था। अब ये आपका कहते हैं डिपार्टमेंट करा रहा है, तो अब डिपार्टमेंट करा तो यहाँ पे आपको कहते हैं कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए आप कहते हैं जितनी भी सेमेस्टर उन सब की कहते हैं आप मार्कशीट लेके चले जाना। तो जो आपकी मार्कशीट यानी कि डिग्री जो आपकी कहते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारी जो ग्रेजुएशन होगी कब से होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन जो आपकी लास्ट डेट होती है ना, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, वो आपकी कहते हैं लास्ट डेट कंसीडर की जाती है। उससे पहले की पहले आपने ग्रेजुएशन कर ली हो बस। उसके बाद आपका कहते हैं आधार कार्ड भी लगता है, तो आप एक आईडी ले लेना, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या पैन कार्ड। तो ये अपने डॉक्यूमेंट बेसिक लेके चलना। और उसके बाद आपको फ़ोटो भी चाहिए होती है, और एनओसी की उनको चाहिए होती है जो कहते हैं पहले किसी छोटे ग्रेड पे या कहते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो एनओसी एक तरीका क्या होता है, रिलीविंग लेटर होता है। यह आपका एक टाइप का क्या होता है, रिलीविंग लेटर होता है। तो इसलिए आपको कहते हैं ये रिलीविंग लेटर है। अब बात आती है कि आपकी कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना, स्पेशली आपको कहते हैं जो ओबीसी, तो ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना, किसी का तो स्टेट का होता है, किसी का कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो आपका कहते हैं जो ओबीसी वाले केस में है, ओबीसी वाले केस में, तो ओबीसी वाले में जो आपका कहते हैं सेंट्रल का तो कहते हैं 1 ईयर की वैलिडिटी होती है, और जो कहते हैं स्टेट का होता है आपका 3 ईयर की वैलिडिटी होती है। तो गाइस बस आप ये देखना कि जो भी आपका सेंट्रल या स्टेट का जो कहते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट होगा, वो आपके कहते हैं जो एसएससी के नोटिफिकेशन में उन्होंने कहते हैं फॉर्मेट दे रखा है, तो आपका उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर नहीं होता फिर कहते हैं आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ओबीसी का आपका कहते हैं नोटिफिकेशन के अंदर होगा, तो नोटिफिकेशन में से आप देख लेना, और मैं कहते उसकी पिक भी डाल दूँगा आपको टेलीग्राम पे। तो उसी फॉर्मेट में आपको होना चाहिए, तभी आपकी कहते वो कंसिडर की जाएगा। तो स्पेशली आपका जो ओबीसी का होता है ना, वो कहते हैं आपका नॉन क्रीमी लेयर वाला होना चाहिए। तो आप ना नॉन क्रीमी आप देख लेना, जो आपकी जो कास्ट आती है नॉन क्रीमी लेयर के अंडर आते हैं कि नहीं आते। अगर नहीं आते तो फिर आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप सोच समझ के कहते हैं इस चीज़ को कंसिडर करना। दूसरा हमारा है कि कहते हैं ईडब्ल्यूएस का कहते हैं आपके 1 साल पहले का कहते हैं आपका जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके कहते हैं 1 साल जो आपका टैक्स का असेसमेंट ईयर होता है। यानी कि अगर हमारा कहते हैं 24-25 चल रहा है, तो आपका कहते हैं 23 और कहते हैं 24 का असेसमेंट ईयर का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो। और जो भी ये सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का हो, ये कहते हैं ओबीसी का हो, ये आपका कहते हैं 24 यानी कि लास्ट डेट होती है ना, जो कहते हैं एप्लीकेशन की लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, वो होनी चाहिए आपकी। और बात रही हमारी SC/ST की, तो SC/ST की ऐसा कुछ नहीं होता, और ये आपका हर साल कहते हैं रिन्यूअल होता है, और वो भी रिन्यूअल होता है। अगर सेंट्रल का आपका हर साल होगा, स्टेट का होगा हर 3 साल पे होगा। पर जो हमारा स्टेट SC और ST का होता है ना, उसमें आपको कहते हैं ऐसा कोई नहीं होता कि आपको रिन्यूअल की ज़रूरत होती है। वो क्या होता है आपका एक बार आपने बना लिया, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। तो जो भी SC/ST वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर जो आप कहते हैं EWS और ओबीसी है, वो आपका कहते हैं इस डेट से पहले का होना चाहिए। और आपका इवन कि SC/ST का भी इस डेट से पहले होना चाहिए। पर एक बार बनने के बाद आपको रिन्यूअल कराना नहीं पड़ता है SC/ST में। पर आपका कहते हैं EWS और आपका कहते हैं OWS OBC में जो होता है ना, वो आपको हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो आप बस इन चीज़ों को ध्यान देना, स्पेशली जो जो चीज़ें मैंने बोला। तो ये PDF मैं आपको शेयर कर दूँगा, टेलीग्राम के चैनल है जो मेरा लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आप जब
डीवी के टाइम में नहीं आपके पास पीडीएफ होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्यों, या तो आप नोट डाउन कर लो साथ ही साथ, या नोट डाउन नहीं करो तो इस पीडीएफ को ले लेना। अब आती है अटेस्टेशन फॉर्म। तो मैंने अटेस्टेशन फॉर्म आपको बता ही दिया था, जब आपकी कहते हैं स्टेट एलोकेशन या डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जो भी एलोकेशन होते हैं ना, उसके बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो उसकी आपको कहते हैं बेसिक डिटेल, आपकी क्रिमिनल रिपोर्ट, ये सारी आपकी कहते हैं जब आप ज्वाइनिंग हो जाते हैं। मेरी अभी भी डिटेल ये कहते हैं क्रॉस वेरीफाई है, कभी कहते हैं यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट वेरीफाई होती है, कभी कहते हैं पुलिस वेरिफिकेशन होती है। ये आपको प्रोसेस चलता रहेगा काफ़ी साल तक। तो इसलिए जो भी डिटेल दोगे सोच समझ के देना, और एक बार डिटेल दे दी उसकी आपने आपके पास प्रिंट आउट रखना, उसको कहते हैं संभाल के रखना, क्योंकि आप एक दो जगह पे अलग अलग डिटेल ना दो, जो भी डिटेल दो सेम हर जगह पे सेम डिटेल दो। तो इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि ये छोटी छोटी दिक्कतें आपको बहुत दिक्कत दे देगी। तो इसलिए इसको एक बना के रखो। और सबसे बड़ी बात, आप जब डीवी कराने जा रहे हो तो अपनी एक फ़ाइल मेंटेन करो, ओरिजिनल रखो, उसके साथ अपने 3 सेट कहते हैं, मैं वो बताऊंगा आपको कि कितनी कितनी कॉपी रखनी है, उसको रखो, ताकि आपको इधर उधर आपके डॉक्यूमेंट ना हो जाए। तो इन चीज़ों को तो आपको ध्यान रखना है। और कहते हैं कम से कम कहते हैं अभी से अपने कहते हैं जो भी डॉक्यूमेंट है उसको ध्यान में रखो, और धीरे धीरे बनवाते रहो। अभी आपके पास काफ़ी समय है। अगर आपको किसी में डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए और मेरे से पूछिए, ताकि मैं आपको बताऊं। और आपको लग रहा है कहीं पे कमी है तो उस डॉक्यूमेंट को दोबारा बनवा लो, क्योंकि एक बार आपका कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका मिलेगा, और एक बार आपने टाइम पे डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया तो आपका सिलेक्शन होते हुए भी कहते हैं आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना। फिर आता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट में बता दें कि आपको कहते हैं गैजेटेड जो ऑफिसर होते हैं ना, उसके कहते हैं सिग्नेचर कराना है। एटलीस्ट 1, एक के चल जाएंगे, कुछ कुछ लोग 2 भी करवा लेते हैं, कब आप एक ही करवा लो, काफ़ी इनफ है। तो ये कौन से होते हैं आपके कहते हैं, जो जीएसटी जीएसटी एक्साइज सुपरिटेंडेंट होते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है आपका आईटीओ। तीसरा हमारा आपका कहते हैं डबलईओ कह सकते हो, तो और प्रिंसिपल भी ले सकते हो। तो जो भी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं जिनकी भी 4800 ग्रेड पे से ऊपर का पे होता है, वो सारे गैजेटेड होते हैं। तो आपको इनसे सिग्नेचर करवाने हैं, और इवन की सिग्नेचर के साथ साथ आपको कहते हैं डेट और स्टैम्प ये भी लगवाना, क्योंकि कभी कभी बोलते हैं कि हमें स्टैम्प भी चाहिए। तो अगर मान लो आपकी दूसरी स्टेट में पोस्टेड है तो वापस तो आओगे नहीं, तो डेट, स्टैम्प और सिग्नेचर, इन सारी चीज़ों को याद रखना बस। सही है। अब आता है हमारा मेडिकल प्रोसेस। तो मेडिकल जब आपका डीवी हो जाता है तो आपका लास्ट प्रोसेस होता है मेडिकल। तो मेडिकल का मैं अभी आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, पर इसमें मैं इसके ऊपर आने नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो मेडिकल प्रोसेस के ऊपर, मैं आपको समझाऊंगा कि मेडिकल प्रोसेस में आपकी क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। क्योंकि आपको हमारा भी जो मेडिकल हुआ था, कहा जाता है कि वैसे हम सिविलियन हैं तो हमारा जो मेडिकल होता है नॉर्मल होना चाहिए, पर हमारा जो मेडिकल था, हमारे कहते हैं जो प्राइवेट पार्ट है उनको भी चेक करा गया था। तो जिस वजह से कहते हैं कुछ लोगों को प्रॉब्लम ही हो गई थी। तो इसलिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा क्या प्रॉब्लम होती है। तो आप उन चीज़ों का अगर आप पे दिक्कत है, परेशानी, आप पहले ही किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना मेडिकल करवा लो। अगर आपकी कोई कमी है उसको अपने अभी आपके पास है उसको कहते हैं उस पर काम करो और अपनी सही कर सको। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। मेडिकल प्रोसेस या तो आप ये तो डिपार्टमेंट के ऊपर होता है, डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट। या तो डिपार्टमेंट के ऊपर बात होती है, डिपार्टमेंट यानी कि या तो अपने स्टेट से ही करवा लो, या दूसरा क्या कहते हैं वो अलॉट करेंगे, अलॉट हॉस्पिटल, या कहते हैं ऑन स्टेट, या तो अपने स्टेट से ही करवा के आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपके ऊपर ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। तो इसलिए कि क्या रीज़न होता है कि कहते काफ़ी लोगों का रिजेक्शन हो जाता है। तो गाइस सबसे बड़ा जो रीज़न होता है आपका जो SC ST का जो सर्टिफिकेट है, ऑल्दो ये कहते हैं एक बार बनता है लाइफ टाइम में, जो आपकी डेट होती है वो कहते हैं लास्ट डेट ऑफ कहते हैं एप्लीकेशन की होनी चाहिए। पर अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हो तो आप कहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्मेट है ना, उस फॉर्मेट में बनाओ। अगर उस फॉर्मेट में भी आपको लगता है डाउट है
तो जो एसएससी ने फॉर्मेट देख रखा है ना नोटिफिकेशन, जो आप मैं अभी पीछे आपको फ़ोटो दिखाई, तो उस फॉर्मेट बना, क्योंकि कभी कभी स्टेट का जो फॉर्मेट होता है, हमारे ऑफिस में तो स्टेट का फॉर्मेट चल गया था, पर काफ़ी जगह क्या होता है कि वो स्टेट का फॉर्मेट नहीं मांगता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या कहते जो उनकी उन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है वो कहते हैं उस फॉर्मेट जाता है। पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है ना वो उन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है। तो इसलिए अगर सेफ साइड खेलना चाहते हो तो आप कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो फॉर्मेट है उस फॉर्म में कहते हैं अपना कहते हैं SC ST का सर्टिफिकेट बनाओ। दूसरा क्या है कि अटेस्टेशन जो होता है ना उसमें ना हम काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम अपनी डिटेल को हाइड कर ले, छिपा ले। तो गाइस अगर आपने डिटेल को छिपा ली तो कोई दिक्कत नहीं, आपका मेडिकल हो जाएगा। पर जब आपका साल 1.5 साल बाद जब भी आपका कहते हैं मेडिकल जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन या कोई या दूसरे डिपार्टमेंट से आपका वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आप पकड़े जाओगे। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो भी डिटेल दे रहे हो क्लियर दो, और आपको अगर आपने क्लियर डिटेल दी और जो आपकी डिटेल दे रहे हो और वही मैच करेगी तो आपके कहीं ना कहीं चांसेस होंगे आपके बचने के लिए। पर आपने कहते डिटेल गलत दे दी तो वहाँ तुम पकड़े चले जाओगे। तो इसलिए आपको इस चीज़ का याद रखना है कि जो भी डिटेल दे रहे हो करेक्ट दो, और जो भी डिटेल दे रहे हो उसकी अपना रिकॉर्ड लेके चलो, ताकि अगर दोबारा डिटेल देनी पड़े तो आप सेम डिटेल दो, रेदर देन आपकी जो डिटेल है वो मिसमैच हो जाए। तो इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। अब जो OBC का जो होता है सर्टिफिकेट, काफ़ी बार कहते हैं हमें, आपको मैंने बताया था पहले ही, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका 3 साल का टाइम पीरियड होता है, सेंटर का एक साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो बस आपको ये देखना है जो भी आपकी कास्ट है वो क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही। तो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आनी चाहिए आपकी कहते हैं कास्ट। तो आप इसको वेरीफाई करने के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है, जो उन्होंने क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर की जो कहते हैं उन्होंने लिस्ट दे रखी है उसको वेरीफाई कीजिए। क्योंकि हमारे भी जो कहते हैं डिपार्टमेंट में जो कहते हैं कास्ट की कहते हैं उन्होंने वेरिफिकेशन की थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चेक करी थी। तो इसलिए आप पहले चेक करके जाओ कि आप क्रीमी लेयर में आ रहे हैं नॉन क्रीमी लेयर आ रहे हैं। पता चला कि आप कहते हैं क्रीमी लेयर में आ रहे हो और आप कहते फंस जाओ वहाँ पे। तो इसलिए आपको इस चीज़ का भी याद रखना है। और दूसरा कहते हैं आपको EWS का सर्टिफिकेट, आपको पता है कि हर साल में इनकम चेंज होती रहती है, तो इसलिए आपको हर साल आपको कहते हैं सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो ये याद रखना कि अभी हमारा जो कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25 चल रहा है, तो आपको जो टैक्स असेसमेंट जो ईयर है ना आपको 23 to 24 वाला, यानी इस साल का आपको बनाना है, 1 साल पहले का। और आपका जो बनना चाहिए वो आपके मैंने बताया कि 27 अगस्त 2024, उससे पहले सॉरी एक बार लेट मी चेक, हाँ तो 27 जुलाई 2024 आपको कहते हैं वो डेट देखनी है आपको। तो अब आते हैं कि कुछ कॉमन डाउट होते हैं, कुछ कहते हैं कॉमन दिक्कतें होती है, तो मैं उसके ऊपर बताऊंगा कि कुछ कॉमन डाउट क्या होते हैं। कि काफ़ी लोगों की कहते हैं डेट ऑफ बर्थ और कहते हैं आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कहते हैं मिसमैच हो जाती है। तो गाइस आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी कहते हैं जो 10th का सर्टिफिकेट होगा वहीं से देखा जाएगा, बेशक आपकी कहीं पे भी हो। तो आपको यही दिखाना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही कंसीडर होगा आपका। दूसरा क्या है कि अगर फादर या मदर का कहीं नाम में मिसमैच हो जाए तो आपको उस वाले केस में आपको एक एफिडेविट बनवा के देना पड़ता है कि मेरे कहते फादर का नाम करेक्ट ये है और कहते मेरा ये गलत हो गया। तो इसके बेस पे आपको कहते एक एफिडेविट बनाना है। और आपका कहते जो कास्ट सर्टिफिकेट वो मैंने आपको बता ही दिया है कि SSC की जो नोटिफिकेशन उन्होंने दे रखा है कि आपका कहते हैं जो लास्ट कहते हैं एप्लीकेशन की डेट होती है उससे पहले होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी लास्ट डेट से पहले होनी चाहिए। और क्रिमिनल केस अगर आपके पास है तो आप उसको डिस्क्लोज़ करना है, आपको क्लियरली बताने कि आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर आपने झूठ बता दिया और आपके बाद में कुछ और निकला तो आप पकड़े जाओगे। तो इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। और DOB आपकी गलती जो SSC के नोटिफिकेशन दे रखा है कि आपकी DOB गलती 1 अगस्त 2024 से कंसीडर की जाएगी। तो अब आप देख लेना कि आप उसके अकॉर्डिंग लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो भी गलते हैं हर पोस्ट की गलते क्राइटेरिया है। अब गाइस ये तो कुछ कहते कॉमन क्वेश्चन थे, डाउट थे, ये मेरे दिमाग में आया और जो मोस्टली होते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है, दिक्कत है, या तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा पर्सनली। इवन कि मेल कीजिए, मैं आपको क्लियरली बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें होती है क्या क्या चीज़ें नहीं होती है। और अब मेरे एज ए बड़े भाई, एज ए बड़े मेंटर, और कुछ भी समझ लो मुझे, पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा।
जिससे आप करते हैं आपको डीवी के टाइम में या पूरे प्रोसेस के टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कम से कम जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे ना, उनकी कम से कम 3 सेट लेके जाना, 3 सेट बना लेना अपना, और सबको ये स्टेपलर लगाना। कम से कम 10 फ़ोटो अपने साथ रखना, क्योंकि किस जगह जगह फ़ोटो लगेगी, कभी मेडिकल के टाइम में, कभी अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करोगे, कभी आप कहते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। तो 10 से 15 फ़ोटो अपने पास लेके चलना पहले से ही। कैरी डीओबी, बर्थ सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी नहीं है, फिर भी अपने कभी आपकी मिसमैच हो जाए तो उसको कहते दिखाने के लिए कि मेरी ये है, तो कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिशियल देगा। और ये वैसे ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है। दूसरा, टायर 1 और टायर 2 का जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसको भी रखना, कोई वैसे मैंडेटरी नहीं है, हमसे तो मांगा नहीं था, फिर भी आप लेके चलना। और सीजीएल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने जब फॉर्म फिलअप करा था, वो भी लेके चलना, ये भी ऑप्शनल है। पेरेंट्स के आधार कार्ड भी रख लेना, ज़रूरत नहीं है फिर भी रख लेना। और जो भी ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट है वो रख लेना, वैसे फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उससे काम चल जाएगा, फिर भी आप लेके चलना। इसके अलावा मैं बात बोलूँगा कि एक फ़ाइल मेंटेन कर लेना अपने डॉक्यूमेंट। और दूसरी एक और चीज़ मैं बताऊँगा कि आप ना अपने ना कुछ स्टेशनरी रखना, स्टेशनरी कैप्ट। जैसे आपका क्या हो गया, पेन हो गया, वो वाइटनर हो गया, आपके कहते हैं ब्लैंक पेपर हो गए, और आपके कहते हैं स्टेपलर हो गया, और आपका कहते हैं ग्लू हो गया। तो ये ना जो बेसिक थिंग है ये आप अपने पास रखना है, क्योंकि आप डीवी करवाने जा रहे हो, सबसे जगह जगह मांगने की बजाय आप अपने पास रखो, तो आप एक मतलब फ्री फील करोगे, आपको कोई बर्डन नहीं होगा। तो इसलिए आप ना इन सारी चीज़ों को आपको अपने पास रखना है। और इसके अलावा जो भी आपको लगता है कि छोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको भी लेके चलना। और ये एक चीज़ और बोलूँगा, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट निकालो तो हमेशा ये याद रखना कि अपने डॉक्यूमेंट के जो भी ओरिजिनल निकालते वक्त गिनना और रखते वक्त गिनना। जिससे आपको क्या होगा कि हड़बड़ी में कल दे कभी डॉक्यूमेंट इधर उधर हो जाता है और एक बार गिर गया तो आपको दिक्कत दे दे, क्योंकि जगह जगह आपको कल दे डॉक्यूमेंट निकाल के दिखाने पड़ेंगे। तो जब निकालो तब भी गिन के निकालो, और जब कल दे रखो फिर भी गिनेंगे। तो इससे आपको हमेशा श्योरिटी रहेगी कि मेरे डॉक्यूमेंट कभी गिरे नहीं है। तो गाइस, इस वीडियो में बस यही था। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको किसी भी टाइप की डाउट है, किसी भी टाइप की दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, और मैं आपके डाउट कहते सॉल्व करूँगा, किसी भी टाइप की डाउट है। और इस वीडियो को मैं कहते टेलीग्राम में कहते शेयर कर दूँगा। ये अपने पास एक मेंटेन कर लेके चलना, या अपनी एक कहते नोटबुक पे लिस्ट बना लो, ताकि आपको डीवी के टाइम में आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है।